हाँ बच्चों, अभी कुछ कुछ बच्चे आए नहीं हैं अभी तक। आई थिंक क्या बात है। सर हम्म। सर आप आज बीच लेक्चर के बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक दोगे या जल्दी छोड़ोगे? 10 मिनट लेक्चर खत्म होने से पहले। जल्दी छोड़ेंगे 10 मिनट में। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? शीट में दिया। देखो बेटे, रिजॉल्विंग पावर तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, लेकिन अपन इसको ठीक से समझ तभी पाएंगे जबकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस नाम के फिनोमेना पढ़ेंगे। और ये पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, है ना। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो दो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन बहुत दूर हैं। बहुत दूर से कोई ऑब्जर्वर इनको देखता है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर लुक्स एट देम फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनको एज ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कब तक कर सकते हैं आप, मतलब इनके बीच की मिनिमम दूरी क्या हो, है ना। व्हाट इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन these two particles so that they can be identified as different objects। तो वो जो डेल्टा मिनिमम एक्स मिनिमम होता है उसको तो बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। मिनिमम सेपरेशन between two points which are at a very large distance from an observer or an instrument, so that they get identified as different points। इसको तो बोलते हैं डेल्टा एक्स रिजॉल्विंग लिमिट। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। ऐसा क्यों होता है भाई, इनके बीच में सेपरेशन पे कंडीशन क्यों आती है, इसके समझने के लिए आपको क्या है, एक फिनोमेना पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। वो डिफ्रैक्शन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में जाकर के एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। उस वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा, ठीक है। देखो, जहां तक मेरा ख्याल है हमने पिछली क्लास में
आ, ये रे ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर लिया था, है ना। यस सर। और आज हमें कुछ डिस्कशन वगैरह करना था क्या, या हम लोग नया चैप्टर ही स्टार्ट कर दें। सर डिस्कशन एग्जाम के दिन, हम्म। तो अगर रिसेंटली अभी कोई टेस्ट रहता तो उसके पहले डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन ओके। सर नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही स्टार्ट करते हैं फिर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ पार्ट आने वाले टेस्ट में रहेगा। देखो बेटे, सर टेस्ट इलेक्ट्रो का भी कुछ बताया नहीं अभी तक। टेस्ट का सिलेबस बताया नहीं, अभी बता देंगे बता तुमको। दिया सर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एट रेस्ट। इफेक्ट से हमारा मतलब क्या है, कितना फोर्स लगाता है, कितनी एनर्जी जनरेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है ना। ये इफेक्ट में आता है। अब ध्यान दो बच्चों कि सबसे पहले तो हम ये पढ़े कि व्हाट इज चार्ज। देखो बेटे क्या है, जैसे फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं, या किसी भी स्पोर्ट्स में कोई टीम हो, स्पोर्ट हो रहा है या कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो उसमें क्या करते हैं कि खिलाड़ियों को मैदान में उतरने से पहले उनका जो कोच होता है, वो कैप्टन जो उनका होता है, कोच या कैप्टन जो, वो उनको एक पेप टॉक कहता है, मॉरल बूस्टिंग करता है है ना। तो हम उसको, उसके बाद खिलाड़ियों में जोश आ जाता है, हम क्या कहते हैं, दे गेट चार्ज्ड अप, राइट, एनर्जाइज्ड हो जाता है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अ ग्लास रॉड is rubbed against silk cloth, and after rubbing, two such glass rods are brought in contact with each other. And they were found to repel each other. क्या पाया गया कि इस तरह की दो ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करती। लोगों ने कहा, अरे यार, ये एक दूसरे को रिपेल कैसे कर रही है, अचानक से इनमें एनर्जी कैसे आ गई, है ना। एंड द ग्लास रॉड एंड द कैट स्किन
were found to attract each other. The glass rod and the cat skin, they were found to attract each other. Now, people started thinking about the reason for this observation. सोचने लगे भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, ये रब करने की वजह से इन दोनों ने, ग्लास रॉड ने भी और सिल्क क्लॉथ ने भी, एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है। उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया क्या? चार्ज। ड्यू टू रबिंग it was found that the glass rod and silk cloth have acquired a property due to which they exert this force on each other. And this property was called as इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया बेटे? इसको नाम दिया गया चार्ज। उन्होंने कहा भाई इनके पास चार्ज आ गया है, ये चार्ज हो गए हैं, ठीक है, बिकॉज नाउ दे आर शोइंग सम लाइफ। जब तक उनके पास चार्ज नहीं था वो बिल्कुल न्यूट्रल डेड पड़े हुए थे। नाउ दे आर शोइंग सम लाइफ, कुछ जोश शो कर रहा है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया साहब के इनके पास क्या आ गया है? इनके पास चार्ज आ गया। और ध्यान दो बच्चों कि ये दो तरह के ये बिहेवियर शो कर रहे थे, है ना। मतलब क्या था? फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी लग रहा था और रिपल्सिव नेचर का भी लग रहा था। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी लग रहा था और रिपल्सिव नेचर का भी लग रहा था। तो टू एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, attractive and repulsive, charge was defined to be of two types। देखो बेटा अपने पास क्या है? एक ग्लास रॉड, एक और ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ। और एक, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो ग्लास रॉड के पास जैसा चार्ज आया है वैसा ही चार्ज सिल्क क्लॉथ के पास भी आता, तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ भी एक दूसरे को रिपेल करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई
जैसी प्रॉपर्टी ग्लास और ग्लास के पास आई है, सिल्क के पास वैसा चार्ज नहीं आया है। इसका मतलब नेचर में दो अलग अलग तरह का चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए। और हम ऐसा तो मान ही सकते हैं कि दोनों ग्लास के पास सेम तरह की प्रॉपर्टी आई होगी जब दोनों को सिल्क के अगेंस्ट रब किया है। इसका मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और भी कुछ इसके पीछे मैथमेटिक्स बनाई गई, और फाइनली ये कहा गया कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। Positive and positive repel each other. Negative and negative also repel each other. But positive and negative, they attract. Okay? Like charges attract and unlike charges. अच्छा, अब देखो बात क्या है कि इसकी एसआई यूनिट क्या डिफाइन की गई। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज के बारे में अपन और कुछ बात करते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। SI unit of charge is coulomb. And what is 1 coulomb? 1 coulomb charge is defined as charge that flows through any cross section of a wire carrying 1 ampere current in 1 second। अगर किसी वायर में हमें पता है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, उस चार्ज को क्या डिफाइन किया गया है? उसको कहा गया है बच्चों 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज is defined as charge that flows through any cross section of a wire carrying 1 ampere current in 1 second। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इन CGS सिस्टम
charge is measured in terms of ESU. ESU is short form of electrostatic unit. सर एक बार पीछे का पेज दिखाओ। हाँ बेटा, ये सर या ये जो ESU है इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। स्टैट, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं क्या, स्टैट सी। और ये किसके बराबर होता है, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1 ESU इज इक्वल टू कितना, 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। या इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1/3 नैनो कूलम। देखो इन प्रीफिक्सेस का मतलब तो अपने को पता है ना, क्या क्या प्रीफिक्सेस होते हैं। मिली कूलम में 1 मिली कूलम इज 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज 10⁻⁻6। हाँ? 1 नैनो कूलम इज 10⁻⁻9 कूलम। 1 पिको कूलम इज 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, ये चार्ज के कंटेक्स्ट में क्या है। सर हाँ बेटे, 10⁻⁻6 वाले का नाम क्या बोला आपने? माइक्रो। ये क्या है, मिली। मिली इसका मतलब है माइक्रो, इसका मतलब इसका नाम है नैनो, इसका मतलब नाम है पिको। मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं, जिसके भी आगे मिली आ जाए तो 10⁻⁻3, माइक्रो आ जाए तो 10⁻⁻6, नैनो आ जाए तो 10⁻⁻9, पिको आ जाए तो 10⁻⁻। हाँ बेटे, बोलो बोलो। कुछ नहीं सर। ये बात समझ में आती है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होती हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होती हैं वो क्या होती हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ये क्या कहता है बेटे,
ये कहता है चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स मल्टीपल ऑफ समथिंग ही ये हमेशा होगा। चार्ज को हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस एन ई, ऐसा ही हम लिखेंगे। Q is equal to plus minus n, where what is E? E is electronic charge. इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। मतलब इतना जो चार्ज हमने लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज आएगा हमेशा किसी के भी पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। उसके अलावा चार्ज नहीं आ सकता। जैसे कोई हमसे कहे कि क्या किसी बॉडी के पास 2 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो सकता है क्या? तो चार्ज कभी भी इतना नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कोई कहे कि किसी के पास चार्ज जो है वो 5 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। किसी भी क्वांटिटी के क्वांटाइजेशन का यही मतलब होता है। जैसे तुमने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता। पढ़ा है ना? यस सर। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, 2 पर। है ना? तो यस यानी सर। कि h/2 पाई एक कोई जितना भी नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल में ही रहे। ये बात समझ में आती है बेटे? हाँ सर। उसी तरह से ये ऑब्जर्वेशन पाई गई कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। ओके, अब देखो इसके क्वांटाइजेशन के पीछे क्या कारण है, ये बाद में जाकर के लोगों को इसका रीजन समझ में आया, है ना? हम समझ सकते हैं, अभी समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, ध्यान दो, जिस समय पर ये ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का बीच का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये इसको मैं तुम्हें टाइम फ्रेम में जरा इसके बारे में बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले हुआ, है ना? ये इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी बेटे?
16th किसी सेंचुरी। को पता है इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से ईयर में हुई थी? फिजिक्स में याद है। 1897। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन 1897। ठीक है। और एटम की खोज कब हुई थी? व्हेन वाज एटम डिस्कवर्ड? एटम वॉज डिस्कवर्ड इन 1800, है ना? तो देखो, बड़ी रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ग्रीक्स के टाइम से एटम है तो सही, लेकिन दैट वाज जस्ट अ वेग आइडिया। ऐसे तो इंडियन माइथोलॉजी में भी अणु और परमाणु की बात की जाती है, लेकिन द एटम जो कि हम पढ़ते हैं अभी प्रेजेंट फॉर्म में, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में जो एटम पढ़ते हैं, ग्रीक्स ने कुछ आइडिया दिया था, है ना, कि हाँ, ऐसा हम अब डिवाइड करते जाएं तो हमको एटम मिलेगा। बट दैट इज नॉट समथिंग विच वाज वेरी कंक्रीट, और उसके पीछे की कोई क्लियर कट साइंस उन्होंने नहीं बताई थी। तो 1800 की अगर हम बात करें, तो अ साइंटिस्ट नेम जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड एटम, and in 1897 J.J. Thomson discovered इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ध्यान दो, चार्ज कब डिस्कवर हुआ था? व्हेन वाज चार्ज डिस्कवर्ड? मतलब चार्ज का कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? 1742। चार्ज का कंसेप्ट बहुत पहले दिया गया था, इनफैक्ट यस, 1750s में, 1750s में चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो चार्ज के पहले ही करंट की लोगों ने खोज कर ली थी। चार्ज के पहले ही लोगों ने किसकी खोज कर ली थी? करंट की खोज कर ली थी। और हम ये बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 1750s में चार्ज की डिस्कवरी हुई थी। और जो आपका कूलम्स लॉ है ना, कूलम्स लॉ, वो 1789 में दिया गया था। कूलम्स लॉ क्या कहता है बेटे? कूलम्स लॉ वो क्या कहता है? कोई भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे विद द फोर्स गिवन बाय मैग्नीट्यूड दिसना इतना K Q1 Q2/r², वेयर F is force exerted by particles having charges Q1 and force exerted by particles having charges Q1 and Q2, and this was discovered in 1785। ध्यान दो, ये एटम की खोज के पहले हो गया था, ये इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले हो गया था। ये बात समझ में आती है बेटे? J.J. हाँ सर। हाँ थॉमसन, ये बिल्कुल भाई।
प्लम पुडिंग वाले जे थॉमसन, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल सजेस्ट किया था, ये वही जे थॉमसन जिन्होंने इन्होंने नहीं इलेक्ट्रॉन की भी खोज करी। तो देखो क्या है कि लोगों को जैसे ही ये फोर्स वगैरह नजर आया, तो लोगों को ये उस समय पे जब ये फोर्स वाले एक्सपेरिमेंट हुए ना, तो फोर्स वाले एक्सपेरिमेंट जो है ये सब हो रहे हैं कौन से सेंचुरी में? 18th सेंचुरी, मतलब 1720, 1730, 1740, उस सब समय पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार, अपन जब ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो दे में एक्वायर एन एडिशनल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगते हैं। उस एडिशनल प्रॉपर्टी को लोगों ने नाम दे दिया था कितना? चार्ज। और उस चार्ज, ये फोर्स होता है, ये एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ये पता लगा लिया था। तब तक ये नहीं पता था कि एटम का नाम प्रॉपर तरीके से खोज एटम की नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज तो और जो है लगभग 125 ईयर्स के बाद। तो ध्यान दो कि अब जब लोगों ने ये कहा कि भाई चार्ज होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज हो जाता है, रब करने से उसके पास चार्ज आ जाता है, तो लोगों ने फिर ये भी समझाना चालू किया कि भाई चार्ज को कैसे हैंडल करेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कैसे इसको काम करेंगे, कौन सी यूनिट्स में काम करेंगे इसको, है ना, ये सारी बातें उन्होंने बताई। अब लेकिन मुद्दे की बात क्या है, ध्यान दो कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। ये चीज आज को आप और मैं बड़े आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? हमें पता है ये रब करने से चार्ज कैसे आता है, ये हमें पता है कैसे आता है। बेसिकली कोई भी मटेरियल हो, वो बना हुआ किससे है? एटम्स, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने हुए हैं। एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बाहर वाली जो जगह होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और वो ऑब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता हो। ऐसे दो मटेरियल्स को जब रब करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ध्यान दो, नेचर में न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इस वजह से नेट चार्ज उनके पास जीरो होता है ना। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो संतुलन है, जो इनका बैलेंस है, इसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तब जाकर के एक बॉडी के पास नेट चार्ज आता है। वैसे चार्ज तो सारे बॉडीज के अंदर है। जब हमने ग्लास रॉड को कैट स्किन से रब नहीं किया था या सिल्क क्लॉथ से रब नहीं किया था, तब भी ग्लास रॉड के पास चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्म में। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की फॉर्म में। लेकिन जब हम वो बराबर संख्या में थे, जब हमने रब किया तो क्या हुआ? उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन जिस जिस ऑब्जेक्ट में है ना, ऑल ऑल बॉडीज have electrons and protons inside them, and electrons and protons have charges of equal magnitude and opposite sign.
is of equal magnitudes and opposite signs. Electrons and protons have charges of equal magnitudes and opposite signs. Yeah. Yes, sir. And if electrons and protons are equal in number, in a body, then that body is said to have that body is said to be neutral. And if electrons are greater than protons, implies net charge is negative. और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हुई प्रोटॉन्स की संख्या से, तो हम कहेंगे नेट चार्ज इज ये बात समझ में आती बेटे? तो आज को हमारे लिए अच्छा दूसरा क्या है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन को निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, सफिशिएंट एनर्जी मिलने पर और अप्रोप्रिएट मटेरियल को आपस में रब करने पर क्या होता है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। जैसे कोई हमसे पूछे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स must be removed from a neutral body so that it acquires one coulomb charge. So that it acquires 1 coulomb charge. कितने इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल बॉडी से निकाले जाएं कि उसके पास कितना चार्ज आ जाए बेटे, 1 कूलम चार्ज। तो कैसे कैलकुलेट करें बच्चों इसको? भाई n इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹
कूलम इतना n इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इतना चार्ज आ जाएगा, इसको 1 कूलम के बराबर कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, या n को लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा 10/1.6 इंटू 10⁻⁸, तो 100/16 इंटू 10⁻⁸, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे। ये बात समझ में आती है बच्चे? यस सर। तो ये क्वांटाइज, इसी वजह से चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड भी होता है। फिर अगली जो प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में होती है वो क्या होती है, वो हम पढ़ते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंट का मतलब होता है कि अनलाइक मास, charge of any body does not show relativistic variations. Unlike mass, charge of any body does not show relativistic variations. What do we mean by relativistic variation? ध्यान दो, Albert Einstein in 1905 gave the theory of special theory of relativity, जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई देखो, एम नॉट जो होता है वो किसी भी बॉडी का रेस्ट मास होता है, और एम क्या है? मास एट स्पीड वी। वी उस बॉडी की स्पीड हो गई, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। उन्होंने कहा भाई देखो क्या है, अगर एक बॉडी जब रेस्ट की स्थिति में है और तब उसका मास है एम नॉट, तो जब वो बॉडी मूव करने लगेगी किसी वेलोसिटी v से, तो क्या होगा? उसका मास बढ़ने लग जाएगा, और कितना हो जाएगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस वॉज वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन साथ ही साथ जब लोगों ने ये कहा कि भाई, अब लोगों को ये समझ में आ गया कि कोई भी मैटर जो है, एनी मैटर, इट इज मेड अप ऑफ fundamental particles which are electrons and protons, and it has two fundamental properties. One is mass of that matter, and other fundamental property is charge of that matter. कोई भी नए पार्टिकल की जब भी खोज होती है, डिस्कवरी किसी भी पार्टिकल की होती है, तो दो बातें की जाती हैं उसके बारे में, भैया इसका मास क्या है और भैया इसका चार्ज क्या है। इन दो चीजों के बारे में, इसके बारे में बात होती है ना। ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो जब आइंस्टाइन ने ये बात कही कि साहब मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी करता है, हालांकि ध्यान दो
अपन ऐसा न्यूटन्स लॉ वगैरह लगाते समय इस इफेक्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स के बारे में डील करते हैं। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर अपन जेट प्लेन्स की भी बात करें तो जेट प्लेन्स कितनी स्पीड से चलते हैं बेटे? 300 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा मार्क 2 का प्लेन हुआ तो 600 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। 600/3 × 10⁸ आप करोगे भी तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 10⁻⁻6, और उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 4 × 10⁻12। 1 - 4 × 10⁻12 भी करोगे तब भी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो जेट प्लेन्स की स्पीड से चलने वाले प्लेन्स के लिए भी क्या है, इस फॉर्मूले से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। सर जब जेट प्लेन्स के लिए नहीं पड़ रहा है तो आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दे करके क्या बड़ी बात कही? भाई देखो, कई बॉडीज ऐसे होती हैं जो लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चलती हैं, है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर जो स्पीड होती है वो भी कई ज्यादा होती है। क्या फॉर्मूला है, याद है किसी को इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर स्पीड का? वो 2.18 × 10⁻⁶ ये होती है कि नहीं होती बेटे? यस सर। 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड ये होती है। मास स्पीड के साथ वेरी तो करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है, ये इफेक्ट हमको तभी कंसिडर करना पड़ता है, कंसिडर करने की जरूरत पड़ती है जबकि हम बहुत ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स को हैंडल कर रहे हैं। 10⁻7, 10⁻8 इतने ऑर्डर मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड वाले पार्टिकल्स जब तक हमारे सामने ना आए तब तक ये फॉर्मूला, देखो इनफैक्ट क्या है, मैकेनिक्स 3 तरह की होती है। जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी वो कौन सी मैकेनिक्स थी बेटे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, या उसको बिल्कुल सही बात है क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। दूसरी मैकेनिक्स जो आइंस्टाइन ने समझाई उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये कब यूज होती है? स्पीड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ मीटर। और तीसरी होती है क्वांटम मैकेनिक्स। बिल्कुल सही। क्वांटम मैकेनिक्स कब यूज होती है? फॉर वेरी लाइट पार्टिकल्स, वेरी लाइट स्मॉल पार्टिकल्स, है ना? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो मैकेनिक्स यूज होती है, जैसे SPDF शेल, सब शेल्स की स्टडी करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए वो यूज होती है क्या? क्वांटम मैकेनिक्स, ना? बहुत हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स के लिए यूज होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन कोई मतलब साधारण आदमी था, है ना? तो न्यूटन, ऑफ कोर्स न्यूटन कोई साधारण आदमी नहीं था। आइंस्टाइन भी ये मानते थे कि भाई न्यूटन ही ओरिजिनल जीनियस है। तो देखो, जो साइंस की डिस्कवरी होती है, इट इज लाइक ए रिले रेस। जो पुरानी जनरेशन के साइंटिस्ट हैं वो कुछ डिस्कवरी करते हैं,
and they pass on the baton to new generation scientists. And new generation scientists वो उस पे build up करते हैं, they build on that, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं और फिर कुछ नई चीज खोजते हैं। और वो नई चीज खोजने में जिन पुराने साइंटिस्ट की थ्योरी पे उन्होंने बिल्ड किया, उसमें भी कभी कभी एरर मिल जाती, बट दैट इज फाइन, है ना। इसी तरह से जो है वो प्रोग्रेस इसी तरह से। तो अब बात क्या है कि अपन मान रहे थे चार्ज इज इनवेरिएंट, तो लोगों ने साथ ही साथ ये भी समझाया कि अनलाइक मास, चार्ज ऑफ एनी बॉडी डज नॉट शो रिलेटिविस्टिक वेरिएशन। मतलब इस तरह का जो फॉर्मूला हमने मास के लिए पढ़ा है, नो सच फॉर्मूला एग्जिस्ट फॉर चार्ज। चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड। चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, ठीक है। कितनी भी ज्यादा, ऐसा नहीं कि कम स्पीड के लिए, हाउएवर हाई द, हाउएवर लार्ज, कितनी भी ज्यादा हो जाए, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा बच्चों। ये बात समझ में आती, ये चार्जेस इनवेरिएंट का ये मतलब होता है, ठीक है। अगली जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व से मतलब क्या है, देखो ध्यान दो, अगेन आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से ही ये समझाया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसी कई सारी न्यूक्लियर और एटॉमिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें मास कंजर्व नहीं होता और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। बट चार्ज इस तरह की कोई बिहेवियर शो नहीं करता। किसी भी तरह का न्यूक्लियर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चार्ज कंजर्व रहता है, अनलाइक मास। चार्ज कैन नॉट बी converted into energy. Unlike mass, charge cannot be converted into energy. It remains conserved during any type of chemical nuclear ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान दो, आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। इसको बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ये बताता है कि जैसे कोई रिएक्शन हुई A प्लस बी गिव्स C, तो if mass of product is lesser than mass of reactants,
by amount m, then an energy E equal to mc square gets released in the reaction. इसका मतलब क्या है? मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूनिवर्स से अगर m अमाउंट ऑफ मास को गायब कर दिया जाए तो इतनी एनर्जी mc स्क्वायर के बराबर की एनर्जी हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगी। अगेन फिर से वही बात है, मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं, एक उसका मास, एक उसका चार्ज। तो जब ये बात हुई कि भैया मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया कि नो सच कन्वर्जन इज पॉसिबल फॉर चार्ज, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। ध्यान दो, आगे चल करके हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि मास को कंजर्व करना ही करना है, लेकिन चार्ज को हमेशा कंजर्व रखेंगे अपन। ठीक है, चार्ज ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो। देखो, जब तुम वो रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हो ना केमिस्ट्री में, तो चार्ज बैलेंस करते हो कि नहीं करते? रेडॉक्स रिएक्शंस लिखते समय चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं, है ना। आगे जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी चार्ज की बैलेंसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी बनते हैं इस पे चार्ज बैलेंसिंग की मदद से। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड, सच फॉर्मूला कैन कम इन फ्यूचर और नॉट, नेवर से नेवर, है ना। स्पेशली टू यंग पीपल लाइक यू, किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए हमें ओपन तो रहना ही चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि आप चार्ज एनर्जी में कन्वर्ट करें। आई कैन नॉट से नो, लेकिन फिलहाल नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है साहब, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला फ्यूचर में आ सकता है कि नहीं आ सकता? ऑल आई कैन से इज अभी तो नहीं। ठीक है, और ऑब्वियसली भैया मैं तो क्या है, पढ़ी हुई बातें पढ़ाता हूँ, मैं कोई मतलब बड़ा साइंटिस्ट तो हूँ नहीं। जो बड़े लोगों ने बात कह दी उनको अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया और आप लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही रोल है। सर, इस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी प्रेजेंट इन आवर सिलेबस? नहीं बेटे, स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका कुछ पार्ट है ना। मतलब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूले का डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में। इस E इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूले का यूज भी करेंगे अपन। ठीक है, और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसमें उसमें भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज आएगा। फोटोन का मोमेंटम लिखते समय, फोटोन की एनर्जी लिखते समय यूज आएगा। उस समय पर हम रेस्ट मास और डायनेमिक मास के बारे में बात करेंगे, लेकिन जितना हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उससे और भी कहीं ज्यादा। कुछ दोस्त तुम्हारे जो कि आईबी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, है ना, उनके उनके में एचसी वर्मा में अलग से चैप्टर दिया हुआ है। इंटरनेशनल बोर्ड के आईबी वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आईबी में है, आईबी में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो कि एचएल हाई लेवल वाला फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें उसमें ऑप्शनल के फॉर्म में है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एचसी वर्मा में भी एक चैप्टर दिया हुआ है। हम भी कुछ इसके कुछ एस्पेक्ट्स को अपन पढ़ेंगे, है ना। हालांकि और भी ज्यादा इसके एस्पेक्ट होते हैं, टाइम का स्लो हो जाना, मास का बढ़ जाना, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ये सब भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट हैं, है ना। तो
अपन को थोड़ा वक्त मिलेगा, थोड़ा अपना सिलेबस हो जाए यार, फिर अपन इसके बारे में भी किसी दिन चर्चा कर सकते हैं, है ना। संडे को एक ऐसे ही नॉन कंपल्सरी क्लास लगा करके करेंगे। अच्छा, तो देखो ये तीन प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में हमें ध्यान रखनी है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज इनवेरिएंट एंड चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज इनवेरिएंट एंड चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये तीन बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग चार्ज। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। मेथड्स ऑफ, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्ज। तो देखो बेसिकली बेटे चार्जिंग करने के पीछे जो बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी तरह की बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, बंधे हुए होते हैं, है ना। लैटिस से, स्ट्रक्चर से बंधे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उनको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेजने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब अलग अलग फॉर्म में वो एनर्जी आप सप्लाई कर सकते हो। तो उस हिसाब से अलग अलग मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम पढ़ते हैं। तो पहला जो सबसे बेसिक मेथड होता है ना, वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। When two bodies of appropriate materials are rubbed against each other, they get charged, है ना। देखो मैंने अप्रोप्रिएट मटेरियल यूज किया, आई यूज दिस टर्म अप्रोप्रिएट मटेरियल। ये अप्रोप्रिएट मटेरियल का मतलब क्या होता है? मतलब एक मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होनी चाहिए और दूसरे की बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, जल्दी से जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही जल्दी वो चार्ज हो जाएंगे, उतने ही कम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। जैसे देखो क्या होता है कि जो हम जब जब आप बालों में कंघी करते हैं, है ना, एंड स्पेशली ड्राई हेयर में, ठीक है, ड्राई हेयर में जब आप कंघी करते हो तो वो कंघी करने पर भी क्या होता है, जो जो इसके जो टीथ्स होते हैं, है ना, कॉम टीथ्स, दे एक्वायर चार्जेस, उनके पास चार्ज आ जाता है। तो और ड्राई हेयर तो आप समझ ही पा रहे हो कि उनमें फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, है ना, ज्यादा रहेगा तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं, फॉर्मिंग ऑफ ड्राई या ग्लास रॉड रब्ड अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ और कैट स्किन। इन सब में बेसिकली क्या हो रहा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगला मेथड जो चार्जिंग का होता है वो होता है
चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब इस केस में जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कैसे सप्लाई कर रहे हैं, व्हेन लाइट ऑफ appropriate frequency is incident on a metallic body, the metallic body gets positively charged. The metallic body gets positively charged क्योंकि क्या है, लाइट उस पर इंसिडेंट करी हमने, लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से क्या होता है, ये बॉडीज चार्ज। तीसरा होता है तो एक बच्चा पूछ रहा है, इफ चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाई डज इट डिसअपीयर आफ्टर अ व्हाइल। देखो क्या होता है, डिसअपीयर होने का एक ही रीजन हो सकता है कि आप किसी ना किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में उसको रख देते हैं, और एक जो सबसे बड़ा कंडक्टर होता है वो तो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, और अर्थ भी एक बड़ा कंडक्टर होता है ना। तो आपने जैसे क्या किया, कॉम किया, और कॉम करने के बाद उसको क्या किया, जमीन में रख दिया, तो वो अर्थ में वो चार्ज पास हो जाएगा, ठीक है। या आपने हाथ पे टच कर लिया और एंड यू आर बेयर फुट, जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो आपकी बॉडी के थ्रू वो छोटा चार्ज जो होगा वो अर्थ में पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो बॉडी बिल्कुल आइसोलेटेड है, किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर चार्ज डिसअपियर नहीं हो सकता एकदम ऐसे। ये पेज नोट कर लिया, इस पेज पे किस आने के लिए किसी बच्चे ने कहा था भाई। अगले पेज पे चलें। अगला जो मेथड होता है चार्जिंग का वो होता है चार्जिंग बाय हीटिंग। चार्जिंग बाय metals when सेकंड पॉइंट का कोई एग्जांपल, बेटे सेकंड पॉइंट का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। क्या होता है, जो कि आपके जितने भी ऑटोमेटिक लिफ्ट्स होती हैं, है ना,
ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लिफ्ट्स जो होती हैं, या जैसे जो आपके स्पीड के जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, सेंसर्स और ऑटोमेटिक लिफ्ट्स, ये जितने भी होते हैं, इन सब में क्या होता है, इन सब में आ, ये फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनमें होता है ना। बेसिकली इसमें इसमें क्या होता है बेटे कि जैसे जब हम हमारा कोई ह्यूमन बॉडी या कोई ऑब्स्टेकल किसी पर्टिकुलर पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना, तो ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। और सर्किट ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, एक जैसे दरवाजा बंद हो रहा है तो अचानक से फिर वो वापस से लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। या लेट्स से के जैसे तुमने कई जगहों पर वो देखा होगा कि वो शू 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 पॉलिश करने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई होती है कि जैसे ही अपन अपना उस ब्रश के नीचे शू को लेके जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्रश रोटेट होने लग जाता है ना। तो उन उन सब जगहों पर बेसिकली क्या होता है, एक लाइट का सोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होता है, जिसके के थ्रू करंट डेवलप हो रहा होता है। और जब हम उस लाइट के सोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक अलग तरह का इफेक्ट वहां पर जनरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैंड ड्रायर्स में भी ऐसा होता है कि वहां पर भी क्या होता है, वो उनको उनको आप फोटो सेंसर्स, जितने भी फोटो सेंसर्स होते हैं ना, उन सब में इस तरह का इफेक्ट होता है। Charging by heating. Metals, when heated to a sufficiently high temperature, emit electrons. मेटल्स को हीट करने से भी क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने लगते हैं। देखो अगेन, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं अपन। फ्रिक्शन वाले मेथड में हमने मैकेनिकल एनर्जी दी थी, वर्क किया था। सेकंड वाले केस में लाइट से एनर्जी आ रही है। थर्ड वाला जो हीटिंग है, इसमें हीट से टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से हम एनर्जी दे पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा पता है किया जाता है किसमें, मतलब मेटल्स को आप हीट करोगे ना तो वो ग्लो ग्लो करने लग जाते हैं। तो ग्लो, खैर ग्लो करने का तो रीजन जो होता है वो अलग होता है ना। वो इलेक्ट्रॉन का निकलना नहीं होता, लेकिन मेटल्स को हीट करने से भी क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं, ऐसा इफेक्ट देखा जा सकता है। फोर्थ जो होता है वो होता है चार्जिंग बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जिंग बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिक, देखो इसका इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पढ़ा नहीं है तो ऐसे डायरेक्टली अपन नहीं समझ पाएंगे। इसका मैं एग्जाम्पल देके तुम्हें समझता हूँ। स्पार्क स्पार्क क्रिएट होना या लाइटनिंग होना, ये एग्जाम्पल होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक। ठीक है, स्पार्क क्या होता है बेटे, देखो स्पार्क कब क्रिएट होता है, जब दो
वायर्स को हम एक दूसरे के बहुत पास ले आते हैं, है ना। एक कोई पॉजिटिव हाई पोटेंशियल वायर, एक कोई लो पोटेंशियल वायर। इन दोनों वायर्स को जब बहुत पास लेके आ जाते हैं तो क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो स्पार्क है ये क्यों क्रिएट होता है, देखो कि ये जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वाले जो वायर्स होते हैं ना, इनको आप ऐसे समझो कि एक के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। जब हम इनको पास लेके आते जाते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और क्या करता है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जितना पास इसको लाते जाओगे उतना ही फोर्स जो है वो बढ़ता जाए। जितने इन वायर्स को पास लाते जाएंगे उतना ही फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये फोर्स बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एयर में ट्रेवल करेंगे ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू एयर, तो उस समय पर क्या है, स्पार्क, स्पार्क जनरेट। तो हमें क्या करना है, बहुत पास में लेके आना। देखो एक बार पहले भी मैंने तुम्हें नेहरू साइंस सेंटर का एग्जांपल दिया था, आज दोबारा दे रहा हूँ। नेहरू साइंस सेंटर में तुमने अगर कुछ लोग गए हैं तो इलेक्ट्रिक हॉर्न्स देखे होंगे। इलेक्ट्रिक हॉर्न्स कुछ नहीं होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लेकिन वो इस तरह की शेप के होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह के एक इसमें बंद होते हैं ग्लास चेम्बर में, है ना। और यहाँ पर क्या है, एक सेटअप लगा हुआ होता है और यहाँ पर एक बटन लगा हुआ होता है। ठीक है, उस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हो क्या होता है, यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पार्क क्रिएट हो जाता है। ऐसा ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट देखा है क्या कभी किसी ने? ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट देखा है क्या बच्चे? ओके, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। इसके पीछे जो कारण है वो कारण यही होता है, क्या होता है कि ये जो हॉर्न्स होते हैं इनमें से दोनों मेटालिक हॉर्न्स होते हैं और इंटरनली क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है ना। एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद क्या होता है, व्हेन डिस्टेंस रिमेन्स सफिशिएंटली स्मॉल, फोर्स जो है वो इतना पर्याप्त हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल जाएगा तो क्या होगा, वो जैसे ही निकलना चालू होगा इलेक्ट्रॉन, वहां पर हमें स्पार्क क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान दो, जहां पर ये गैप ज्यादा होता है ना वहां पे स्पार्क नहीं क्रिएट होता, जहां पे गैप कम होता है वहां से स्पार्क क्रिएट होता है। अब कितना कम कम होगा वो आपको, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ज्यादा गैप पे भी स्पार्क क्रिएट हो जाएगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो फिर डिस्टेंस कम होनी पड़ेगी। और ध्यान दो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज कम हो जाता है, नेगेटिव का चार्ज भी का भी मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो ये स्पार्क फिर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये स्पार्क क्या होता है,
हॉर्न्स में ऊपर शिफ्ट होता चला, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्रिएट होता है और उसके बाद ऊपर चला। वेल्डिंग मशीन में भी सेम प्रिंसिपल होता है। वेल्डिंग मशीन में भी क्या होता है, सेम प्रिंसिपल। वेल्डिंग मशीन में भी क्या होता है, हम बहुत हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल को, एक रॉड होती है उसको लेकर के आते हैं, है ना, और फिर वो उससे स्पार्क क्रिएट होता है, हीट जनरेट होती है, और फिर जो है आयरन मेल्ट होता है, मेल्ट करके फिर वो कंबाइन कर जाता है। एक मिनट, देखो कई सारे लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे हैं। सर ये ऊपर क्यों जाता है स्पार्क, है ना, एक बच्चा पूछा है सर ये ऊपर। और देखो और क्या पूछ रहे हैं, स्पार्क का बैंड जैसा बनता है, स्पार्क का बैंड जैसा बनता है। देखो बैंड मतलब वो, अब वो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो पूरी तरह से मतलब परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ऑब्वियसली वो कुछ कोलाइड लाइट करते हुए जाएगा, एंड देयर विल नॉट बी जस्ट वन इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रैवल करे। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटली ट्रांसफर होंगे। तो उन सब की वजह से क्या होगा, व्हेन दे ट्रैवल थ्रू एयर विद, दे ट्रैवल विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, वही स्पार्क। स्पार्क में वॉयलेट लाइट क्यों होती है, देखो कौन सी लाइट होगी ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो पर्टिकुलर जगह पे स्पार्क क्रिएट हो रहा है, वहां पर किस टाइप की गैसेस ज्यादा प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो इनर ट्रांजिशन किस तरह का होगा, कौन सा फोटोन रिलीज हो रहा है। जैसे तुम उसमें पढ़ते हो ना, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अपन पढ़ते हैं ना कि कौन सा अ, कौन किस किन किन दो एटॉमिक लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उससे डिसाइड होता है बेसिकली कि कौन से कलर का लाइट हमें मिलेगी, ठीक है, कौन से कलर की लाइट मिलेगी ये उससे डिसाइड। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने पढ़े, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग और भी होते हैं। वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या होते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं।
charging by conduction. When two charged bodies at different potentials are connected to each other with the help of conducting wires. They get charged. Now, they share charges with each other. They, what they do is they share charges. Basically, positive charge flows from high potential to low potential. And negative charge flows from low potential to ठीक है बच्चों
अरे शश, बहुत छोड़ को, वेरी सॉरी। म्यूट अपने आप को नहीं कर रहा हूँ, म्यूट नहीं कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। लेट मी गो बैक टू प्रीवियस पेज। दोबारा मुझे बोलना है, देखो क्या है। एक अनचार्ज बॉडी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इनको हमने आपस में क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया। जैसे ही मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा, क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन अनचार्ज बॉडी से जाएंगे तो अनचार्ज बॉडी विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और इसका पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज, ये थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए, इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसके की चलते क्या होगा बेटे। और ये कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, है ना। पोटेंशियल इज समथिंग रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे जैसे भाई क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को अपन, एक बॉल है, उसको ज्यादा हाइट पे रखते हैं तो वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ अपने आप आती है ना। उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर भी चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। जैसे मान लो दो वाटर टैंक्स हैं, एक में पानी की हाइट ज्यादा, एक में पानी की हाइट कम है, उनको अपन ने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, हाई हाइट से लो हाइट पे पानी जाएगा, कब तक, जब तक कि वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाते या दोनों में प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। उसी तरह से कंडक्टिंग बॉडीज चार्ज शेयर करती है कब तक, जब तक कि उनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और अगर आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, इफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन दे विल शेयर चार्ज they will share charge till their final charges become equal। इस केस में पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए चार्जेस को इक्वल करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी के लिए, आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये जो आज हमने पढ़ा है इसको आपको रिवाइज करना है। और अब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शीट जो है वो पूरी तरह से अ, खत्म करने की स्थिति में आ गए हो, ठीक है। तो उसको आप जल्दी जल्दी खत्म करो, और जैसे जैसे खत्म करते जाओगे हम उसको डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक मिनट वेट करो। अभी कोई मैसेज मत टाइप करना, मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है। वरना जिस जो टाइप करता है उसी को चले जाता है नोट्स, बाकी वो फ्लिंट एंड क्राउन, दे आर टू टाइप्स ऑफ ग्लासेस, फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन। ये अपने लिए तो दो अलग अलग मटेरियल है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, ठीक है।
वो जो फिर ये मैंने नोट्स भेज दिए हैं चैट बॉक्स पे, ग्रुप पे भी मैं भेज दूंगा, बाकी हम अगली क्लास में